एक कंपनी की जो लॉन्ग टर्म की जो जर्नी होती है वो उनके नतीजों के ऊपर डिपेंड करती है। एंड इसीलिए कोई भी फंडामेंटल एनालिसिस जो रहता है वो कंपनी के नतीजे से ही आगे की चाल यहाँ पे डिसाइड जरूर करता है। सो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है मैं किसकी बात यहाँ पे कर रहा हूँ। तो मैं हम लोग यहाँ पे बात करें रिलायंस इंडस्ट्री की। यस दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री कल 30 तारीख, आज की अगर हम लोग बात करें, आज 29 अक्टूबर है। आप स्क्रीन के ऊपर भी यहाँ पे इजीली देख सकते हो नीचे। एंड अगर बात करो तो 30 अक्टूबर कल रिलायंस अपने नतीजे पेश करने वाले हैं। तो बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग को कल के दिन देखने को मिलेंगे। कल इनके नंबर्स कैसे रहते हैं, इनके बिजनेसेस में ग्रोथ क्या है, क्योंकि आप सभी लोग पता है रिलायंस इंडस्ट्री देखा जाए तो ये एक होल्डिंग कंपनी, पेरेंट कंपनी, इसके अंडर बहुत सारी सब्सिडरीज है। तो उनका परफॉर्मेंस कैसे, उसके ऊपर रिलायंस इंडस्ट्री का टोटल परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। सो यही कल हम लोगों को यहाँ पे बहुत ही क्लोजली यहाँ पे मॉनिटर करना है। मैं वीडियो में आप लोगों को आगे बताऊंगा भी कि कौन से बिजनेसेस में यहाँ पे उनको ग्रोथ नजर आ सकती है और ऐसे कौन से बिजनेसेस है जो कि इस रिलायंस इंडस्ट्री के रिजल्ट को खराब भी यहाँ पे कर सकते हैं। उसी के साथ साथ और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि अभी हम लोगों को यहाँ पे देखनी पड़ने वाली है। सो दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता है, एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन रिलायंस हमारे स्टॉक मार्केट की नंबर 1 कंपनी है। एंड अगर हम लोग देखा जाए तो वेटेज भी अगर आप देखोगे निफ्टी का तो लगभग 15% भी अगर आप लोग बोलोगे तो यहाँ पे गलत नहीं रहेगा, लगभग 15%। मतलब सिर्फ अकेला रिलायंस में अगर कुछ हो जाता है तो वहां पे रैली पूरे मार्केट में भी आ सकती है, या फिर अगर वो पूरे मार्केट को यहाँ पे प्रेशर में भी डाल सकता है। इतनी कैपेबिलिटीज हम लोग को रिलायंस इंडस्ट्री में फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। उसी के साथ साथ मतलब अगर आप देख सकते हो 15%, मतलब अगर हम लोग एल को जोड़ के देख ले, उसी के साथ साथ HUL को जोड़ के देख ले, एंड उसी के साथ साथ TCS एंड ICICI बैंक को जोड़ के देख ले, ये पांचों कंपनियां जितना इन्फ्लुएंस डाल सकते हो उतना ही रिलायंस इंडस्ट्री अकेले अपने बलबूते के ऊपर मार्केट में इन्फ्लुएंस डाल सकता है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को बताया कि एक अकेले कंपनी ऐसी है जो कि मार्केट को जबरदस्त यहाँ पे हिला भी सकती है। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। जैसे कि आज के दिन की थोड़ी बात कर लेते हैं। आज के दिन की बात करें तो हम लोग को पॉजिटिविटी छोटी सी देखने को मिल रही है, 0.87% की जंप है। अगर हम लोग देखें तो धीमे धीमे करके जो क्लोजिंग है वो हम लोग को मतलब अप ट्रेंड में थोड़ा सा देखने को मिल रहा है, वो भी रिजल्ट के पहले। सबसे पहले जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि कल ये स्टॉक पूरे बाजार को हिला सकता है, बट ये हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि रिजल्ट कब आ रहे हैं। यूजुअली रिलायंस के रिजल्ट आफ्टर मार्केट आते, 3:30 बजने के बाद आते। सो आप सभी लोगों को ये चीजें मैंने सिखा के रखी है रिटेल इन्वेस्टर को कि जब भी रिजल्ट का टाइम होता है किसी भी स्टॉक में एंड वो रिजल्ट अगर 3:30 बजे तक नहीं आता है तो यूजुअली हम लोगों को जो परसेंटेज चेंज रहता है वो 0% के इसमें देखने को मिलता है। जैसे कि आज भी था 0.87, 0.75, 0.52, 0.21, वॉट एवर, ये ज्यादा मूवमेंट नहीं करेगा। एक कंसोलिडेशन फेज में ही आज के दिन यहाँ पे क्लोज हुआ है, तो वो एक कंसोलिडेशन फेज में ही हम लोग को कल के दिन ट्रेड करते हुए देखने को मिलने वाला है। जब रिजल्ट आएगा तो मार्केट सडनली रिएक्ट करेगा, आइदर वो ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, राइट। बट मेरा जो अनुभव है यही बताता है कि शायद से कंपनी के रिजल्ट 3:30 बजने के बाद यहाँ पे आ सकते हैं। सो जो रिएक्शन रहेगा शायद से हम लोग को मंडे के दिन भी देखने को मिल सकता है। तो ये पहले मैं क्लियर कर चुका हूँ कि यहाँ पे रिजल्ट तो कल है, बट इंपैक्ट हम लोग को मंडे के दिन देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे रिजल्ट के पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या पोजीशंस यहाँ पे बनाई गई है, जो जिससे हम लोग को छोटा सा अंदाजा आ जाएगा, कोई ज्यादा बड़ा अंदाजा नहीं। 29 अक्टूबर की बात करें तो 26% तक डिलीवरीज हम लोग को उठाती हुई देखने को मिल रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर हमेशा कोशिश कर रहे हैं जितना हो सके हिस्सेदारी बढ़ाने की। प्रमोटर देख सकते 50.37 से 50.49 यहाँ पे कर दिए। फॉरेन इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करें तो वो भी पहले 24% के आसपास थे, जो कि अभी 25% के भी ऊपर जा चुके हैं। सो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस तो देती है। अभी हम लोग को ये देखना है कि कॉर्पोरेट एक्शन यहाँ पे क्या होता है। इससे पहले भी अगर हम लोग बात करें 2020 की, तो जुलाई में कंपनी ने यहाँ पे 6.5 रुपये का ऑलरेडी डिविडेंड दे चुका है, बट स्टिल यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रखी जाती है। तो ये एक्सपेक्टेशन फुलफिल होती है या नहीं, ये हम लोग बात करेंगे। सो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है अलग अलग एक्सपर्ट रहते हैं, तो हर एक एक्सपर्ट अपना अपना यहाँ पे अनुमान दे रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं मुकेश अंबानी की अगर हम लोग बात करें उनकी रिलायंस इंडस्ट्री की, तो बताया जा रहा है कि इनके जो Q2 के नंबर है, एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है कि हम लोगों को यहाँ पे शो अ सिक्वेंशियल इंप्रूवमेंट रहेगी सिक्वेंशियल। बट अगर हम लोग फुल रिकवरी की जो एक्सपेक्टेशन यहाँ पे रख रहे हैं, मतलब उनके सारे बिजनेसेस की रिकवरी अगर हम लोग बात करें, यूजुअली पेट्रोकेमिकल सब पकड़ के, सो आप देख सकते हैं स्टिल सम क्वार्टर्स अवे, मतलब अभी भी इंतजार करना पड़ सकता है। सो इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ और मुद्दों की बात करेंगे, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है रिलायंस इंडस्ट्री के जो बिजनेसेस है यूजुअली 3 हिस्सों में बहुत ही ज्यादा डिवाइड हो चुके हैं।
जिसको हम लोग रिलायंस इंडस्ट्री की सब्सिडरी करके भी देखते हैं। सो दोस्तों आप सबसे पहले देख सकते हो रिलायंस का जो पेट्रोकेमिकल का बिजनेस है, अभी भी लगता है कि यही हम लोगों को प्रेशर में ही देखने को मिल सकता है। अगर क्रूड ऑयल की बात करें तो आज भी अगर आप लोग देखा होगा तो ब्रेंट हम लोग को $40 के नीचे फिसलते हुए देखने को मिला है। सो क्रूड ऑयल में होने वाली जो ये हलचल है, इसके बदौलत ही हम लोग को रिलायंस इंडस्ट्री का जो पेट्रोकेमिकल का जो बिजनेस है वहाँ पे भी एक्सेप्शनल आइटम का एडजस्टमेंट करते हुए देखने को मिले थे, जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया था। सो ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि रिलायंस इंडस्ट्री के कल के रिजल्ट में भी एक डेंट लगा सकता है। उसी के साथ साथ सऊदी अरेमको का डील का क्या हुआ ये भी अभी तक किसी को पता नहीं है। सो क्या पता कि कल रिजल्ट के साथ भी कोई अनाउंसमेंट आ जाए, कोई अपडेट आ जाए, तो वो भी हम लोगों को यहाँ पे ध्यान में जरूर रखनी है। सो देखा जाए तो रिलायंस इंडस्ट्री की जो मेन कोर बिजनेस है, ब्रेड एंड बटर की जो बात करते हैं ना, वो पेट्रोकेमिकल ही है। बट आप सभी लोगों को पता है कि कभी कभी बिजनेसेस को बदलना पड़ता है। तो जिस तरीके का रवैया यहाँ पे मुकेश अंबानी ने रखा है, तो ऐसा लगता है कि वो अभी रिटेल एंड अपने टेलीकॉम का जो बिजनेस है उसी के ऊपर सबसे ज़्यादा यहाँ पे फोकस रख रहे। क्योंकि अगर हम लोग फ्यूचर की अगर हम लोग बात करें तो इंटरनेट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, इसमें ही हम लोगों को ज़्यादा ग्रोथ नज़र आती है। एंड इसीलिए अगर हम लोग बात करें रिलायंस का जियो का बिजनेस, ये हर वक्त रिलायंस को बचाते हुए आ रहा है। आप सभी लोग पता है पेट्रोकेमिकल का बिजनेस प्रेशर डालने की पूरी कोशिश करता है, तो उसको बचाता कौन है? तो रिलायंस का डिजिटल लाइफ, मतलब हम लोगों को जियो। सो कल जियो का परफॉर्मेंस कैसे रहेगा वो भी हम लोगों को देखना है, राइट। उसी के साथ साथ एयरटेल जो कि इनका एक कॉम्पिटिटर है, बार बार लॉसेस ही दिखा रहा था। इस वक्त भी अगर हम लोग बात करें रिजल्ट कोई खास नहीं, बट कंपैरिजन में अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों को यहाँ पे जंप देखने को जरूर मिली है। सो जियो कल कैसी परफॉर्मेंस दिखाता है वो भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। यूजुअली उम्मीदें ज़्यादा ही रखी जा रही है क्योंकि बहुत सारे कस्टमर इनके साथ जुड़ चुके हैं, वोडाफोन आइडिया के बहुत सारे कस्टमर जा चुके हैं। सो इसी के कारण इनके नंबर्स में भी हम लोगों को इंप्रूवमेंट होते हुए देखने को शायद से मिल सकती है, ऐसी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे रखी जा चुकी है। अब तक जियो ने जितने भी नंबर्स दिखाए सारे में हम लोगों को हमेशा अप ट्रेंड ही नजर आया है। मतलब पहले 40 था तो बाद में 42 हुआ, 42 था तो 44 हुआ, 44 था तो 46 हुआ। सिर्फ आपको ये नंबर्स मतलब बता रहा हूँ अंदाजा देने के लिए कि हमेशा इनके नंबर्स हम लोग को अप ट्रेंड में जाते हुए देखने को मिले हैं। सो कल क्या जियो वापस अच्छा परफॉर्मेंस देगा या नहीं देगा, इसी के ऊपर सभी लोगों की निगाहें रहने वाली है। एंड उसी के साथ साथ जैसे मैंने आप लोगों को बोला है कि जियो तो एक छोटा है, असल की अगर हम लोग बात करें तो रिलायंस रिटेल, यस दोस्तों, रिटेल ये बिजनेस दुनिया में हर जगह पे फैला हुआ है। मैं इससे पहले आप लोगों को रिपीट कर चुका हूँ, बट स्टिल रिपीट करना पसंद आता है मुझे कि अमेजॉन रिटेल का बिजनेस है, वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट, डी मार्ट, जियो मार्ट, सभी रिटेल के बिजनेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि रिटेल के जैसा बिजनेस हो ही नहीं सकता, हमारा कोई घाटा होता ही नहीं है। मैन्युफैक्चर करने वाला मैन्युफैक्चरिंग करेगा, हमारे पास देगा, हम लोग एक सिर्फ बीच में इंटरमीडिएरी का काम करते हैं, एक कमीशन हम लोगों को मिलता है, ऐसा बिजनेस है। किसी की मैगी बैन हो जाए रिलायंस रिटेल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपनी शेल्फ में मैगी बेचना बंद कर देंगे। मतलब इतना जबरदस्त सॉलिड बिजनेस है। एंड इसीलिए आप देख सकते हो जितने भी बड़े अरबपति खरबपति होते हैं वो रिटेल का बिजनेस जरूर रखते ही रखते हैं। एक बार चेक कर लेना, आदित्य बिरला है कि नहीं, उनका रिटेल का बिजनेस, मतलब रिटेल एंड फैशन, डीमार्ट राधा किशन दमानी, किशोर बयानी बिग बाजार, मुकेश अंबानी जियो मार्ट, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें रिलायंस रिटेल वॉट एवर। सो ये सारी चीजें चेक करके देख लेना दोस्तों कि रिटेल का बिजनेस हर कोई बिजनेसमैन करने की कोशिश करता है। इवन रतन टाटा भी अगर आप देखोगे तो अभी बिग बास्केट के साथ वो अपना यहाँ पे डील करने में लगे हुए हैं। वॉलमार्ट के साथ भी उनकी सुपर ऐप से रिलेटेड चर्चा हो रही थी, अभी आगे क्या होगा पता नहीं। सो ओवरऑल बताने का मकसद है कि रिटेल जैसा सक्सेसफुल बिजनेस किसी और दुनिया में मुझे लगता है कि हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई टेंशन नहीं है। एंड रिटेल का बिजनेस कल क्या परफॉर्मेंस दिखाएगा ये भी देखना है। देखा जाए तो इसका वैल्यूएशन लगभग 4 लाख करोड़ के भी पार है, क्योंकि जो फर्स्ट इन्वेस्टर आया था उसको जिस परसेंटेज में हिस्सेदारी बेची गई थी, जिस अमाउंट से, उसको अगर हम लोग डिवाइड करके देखें तो लगभग 4 लाख प्लस करोड़ तक का वैल्यूएशन आ रहा था। डीमार्ट की मैं बात करूं तो लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास है, मतलब मोर देन डबल। आप लोग समझ सकते हो कि कितनी बड़ी रिलायंस रिटेल का वैल्यूएशन यहाँ पे बताया जा रहा है। सो क्या कल भी रिलायंस रिटेल एंड जियो रिलायंस इंडस्ट्री को बचा पाएगा? क्योंकि मुझे अभी भी लगता है कि इनका जो पेट्रोकेमिकल का बिजनेस है वो आज भी हम लोग को स्ट्रगल करते हुए देखने को मिलने वाला है। सो यही देखना है कि कल क्या परफॉर्मेंस आता है। एंड अगर यहाँ पे जियो में एंड रिलायंस रिटेल में अगर थोड़ी सी भी गिरावट हुई, गिरावट होना मतलब ये नहीं होता कि कंपनी बर्बाद हो गई, बट एक्सक्यूज मिल जाता है मार्केट को। जब 2000 के ऊपर मार्केट शेयर चल रहा है, मार्केट थोड़े से रिस्की भाव में चल रहा है, डो जोन्स गिर रहा है, उसी के साथ साथ रिटेल का जो इनका पार्टनरशिप के डील यहाँ पे चल रही थी उसमें बाधा आ गई। सो ऐसे इसमें मार्केट एक्सक्यूज चाहिए होता है, मार्केट को मिल गया तो जो बड़े प्लेयर्स होते हैं जिनका बड़ा पूंजी लगा होता है वो टेम्पररी स्केल के लिए निकल जाते हैं, तो वो एग्जिट कर लेंगे।
सो कल के दिन हम लोग को यही देखना है कि ये तीनों कंपनी के जो सब्सिडरीज है उनका परफॉर्मेंस यहाँ पे कैसा रखता है। एंड इसी के चलते जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि रिलायंस इंडस्ट्री कल के दिन का सबसे ज्यादा हाईलाइटेड वाला स्टॉक रहेगा, बट मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि रिलायंस के रिजल्ट है वो हम लोग को 3:30 बजने के बाद ही, इनफैक्ट हम लोग को शाम को देखने को मिलते हैं 6 से 7 बजे। तो कल रिलायंस इंडस्ट्री इवन दो उनके रिजल्ट है फिर भी हम लोग को एक कंसोलिडेशन पैटर्न में ही देखने को मिलेगा, एक बॉक्स में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि रिजल्ट नहीं आएंगे। बाद में रिजल्ट आने के बाद जैसे मैंने कहा कि रिएक्शन जो रहेगा वो मंडे के दिन बाजार में हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। सो देख रहे थे कल रिलायंस इंडस्ट्री के रिजल्ट कैसे रहते हैं, एंड उसके बाद हम लोग अपनी रणनीति यहाँ पे फ्यूचर की ड्रॉ कर सकते हैं। सो फिलहाल वीडियो को यहीं पे रोकना चाहूंगा। आयो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।